इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ज्येष्ठ माह के तीसरे मंगलवार पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। लेटे हुए बजरंगबली मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। भक्त हाथों में प्रसाद, फूल, माला और नारियल लेकर दर्शन के लिए घंटों इंतजार करते हुए नजर आए। वहीं आपको बता दें, हनुमानगढ़ी मंदिर सहित अयोध्या के प्रमुख मंदिरों में भी भारी भीड़ उमड़ी। पूरे वातावरण में जय बजरंग बली के जयकारे गूंजते रहे और भक्तों ने सुख, समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। माह के तीसरे मंगलवार को उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा और जय बजरंग बली के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। विशेष रूप से प्रयागराज स्थित लेटे हुए बजरंग बली मंदिर में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की। प्रयागराज में सुबह से ही मंदिर परिसर के बाहर लंबी कतार लगनी शुरू हो गई थी। श्रद्धालु हाथों में प्रसाद, फूल, माला और नारियल लेकर बजरंग बली के दर्शन के लिए घंटों इंतजार करते नजर आए। मंदिर प्रशासन और पुलिस द्वारा सुरक्षा एवं व्यवस्थाएं के विशेष इंतजाम किए गए थे ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन और सुंदर कांड पाठ से माहौल पूरी तरह भक्तिमय बना रहा। वहीं श्रद्धालुओं ने बताया कि यहाँ आकर मन को शांति मिलती है और हनुमान जी सभी कष्टों को हर लेते हैं। मैं यहाँ नियर अबाउट 12 साल से लगातार हर मंगलवार को आता हूँ। महाकुंभ में इतनी भीड़ भी रहती थी, तब भी मैं 3, साढ़े 3, 4 बजे आके मैं यहाँ लाइन लगा के बजरंग बली का दर्शन करता हूँ। और ये सबसे मेरे बड़े आराध्य है। मैं इनका बचपन से लेके आज तक और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं इनकी पूजा करता रहूंगा। आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी का पाठ करने से, सुंदरकांड करने से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है और हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। आज हनुमान जी का मेन दिन है, मंगलवार। आज बड़ा मंगलवार, तीसरा बड़ा मंगलवार है। यहाँ बहुत लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत मान्यता है इनकी, बड़े हनुमान जी की, लेटे हनुमान जी की बहुत कामना है लोगों के ऊपर, सब काम पूरा होता है। अरे हमने अपने लिए, अपने देश के लिए सबके लिए कामना किया हूँ। आज ज्येष्ठ माह का तीसरा मंगलवार है। आज हम यहाँ आए थे बड़े हनुमान जी के लाइन में दर्शन करने, लाइन में लग के दर्शन करने आए थे। परिवार समृद्धि सब मांगने आए थे बजरंगबली से। सभी पूरे देशवासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, सब एकदम खुशहाल जिंदगी जिए, बजरंगबली की कृपा सब पे बनी रहे। वहीं धर्म नगरी अयोध्या में भी आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। हनुमानगढ़ी मंदिर सहित अन्य प्रमुख मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने हनुमान जी के दर्शन कर परिवार की सुख शांति और देश की खुशहाली की प्रार्थना की। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और भंडारे का आयोजन भी किया गया। अयोध्या की गलियों में सुबह से ही भक्तों की चहल पहल बनी रही। कई श्रद्धालु रामलला के दर्शन के बाद हनुमानगढ़ी पहुंचे और बजरंगबली के चरणों में माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। प्रशासन की ओर से यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बड़े मंगल के अवसर पर लोकसभा नेता राहुल गांधी ने अपने रायबरेली दौरे के दौरान पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने भगवान हनुमान के दर्शन किए और धार्मिक परंपरा के अनुसार आस्था प्रकट की। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों की बड़ी संख्या मौजूद रही और पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह का माहौल देखा गया। तो बड़े मंगलवार पर रायबरेली जो है वो राहुल गांधी पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान
हनुमान जी की पूजा अर्चना की इस दौरान बड़ी संख्या में भी लोग जो हैं वो मौजूद रहे। तो तस्वीरें देख सकते हैं, रायबरेली की तस्वीर है जहां राहुल गांधी जो है वो हनुमान मंदिर पहुंचे, वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भी इस दौरान मौजूद रहे। तो आज बड़े मंगलवार के अवसर पर राहुल गांधी जो है वो रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की रायबरेली दौरे पर मंत्री मनोज पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का 2 दिन का दौरा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस ने आजादी के बाद लंबे समय तक देश और प्रदेश पर शासन किया, लेकिन विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। मनोज पांडे ने कहा कि वर्तमान बीजेपी सरकार रायबरेली में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है और सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा रही है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार की वजह से रायबरेली की 40% से अधिक आबादी को मुफ्त राशन मिल रहा है। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। नहीं देना चाहता था, नहीं, हमें पता चला कि वो घूमने जा रहे हैं 2 दिन के लिए, और ये दुर्भाग्य है। आजादी के सबसे लंबे समय तक जिन लोगों ने इस देश और इस राज्य पर राज्य किया, रायबरेली जैसे जनपद ने, जिसने सदैव उनको सर आंखों पर बैठाने का काम किया। लेकिन अगर सवाल ये पूछा जाए, और रायबरेली की गरीब जनता, मेड़ों पर खड़ी हुई जनता, खेतों में खड़ी हुआ किसान, अगर आज सवाल करे कि रायबरेली को दिया क्या, रायबरेली कोई पर्यटक स्थल है? अब हर बार केवल गलत उम्मीदें जगा करके, और आज जब पूरा रायबरेली वोट नहीं देना चाहता था, तो आपने ये उम्मीद जगाई कि हम हारें या जीतें, हम हर व्यक्ति के खाते में 8800 रुपए खाते में डालने का काम करेंगे। लेकिन वो लोग याद रखें, वो जिस रायबरेली में जा रहे हैं वो सड़कें आदरणीय प्रधानमंत्री सड़क योजना और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की बनवाई हुई है। आज जिस रायबरेली में बिजली मिले निर्विवाद वो देने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार है। आज जो रायबरेली की 40% से अधिक जनसंख्या को आज फ्री राशन देने का काम कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आज भी सुख दुख में रायबरेली की जनता के लिए खड़े होने वाला इसी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मनोज पांडे है। तो ठीक है, लोगों के अपने अपने जाने के मुद्दे और तरीके होते हैं। मनोज पांडे तो भी जा रहे हैं रायबरेली, आपको भी खबरें आएंगी। हम किसी गरीब आदमी के यहाँ आपको संवेदना व्यक्त करते हुए नजर आएंगे, किसी को सहारा देते हुए नजर आएंगे, कहीं सड़क बनवाते हुए नजर आएंगे, किसी के खंबे को लगवाते हुए आएंगे। और लोकतंत्र में इसी के लिए हम लोगों को जिता करके जनता भेजती है। काश लोग घूमना बंद करते और जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भारत नक्सलवाद मुक्त है वाले बयान पर अब राजनीतिक प्रतिक्रिया जारी है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि यदि वास्तव में नक्सलवाद समाप्त हो गया है तो कांग्रेस सरकारों के दौरान किए गए प्रयासों को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी उस दर्दनाक घटना को नहीं भूल सकती जिसमें झीरम घाटी में 40 लोगों की शहीद हुए थे। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सभी सरकारों का योगदान रहा है। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। किया जा रहा है, अगर मुक्त हो गया है तो इसमें कांग्रेस सरकार की देन की भी इनको बात करनी चाहिए। झीरमा घाटी में जिस तरीके से हमारे 46 लोग शहीद हुए थे, उनको भी इन्हें याद करना चाहिए। ये एक निरंतर हमारे सैन्य बलों का, हमारे सुरक्षा बलों का, हमारे पैरा मिलिट्री फोर्सेस का कमाल है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसका श्रेय गृह मंत्री स्वयं न लें तो बेहतर है, और गृह मंत्री को श्रेय लेना है तो फिर मणिपुर का जरूर लें, जहां पर लोगों को मारा जा रहा है, महिलाओं को नग्न करके परेड किया जा रहा है, सामूहिक बलात्कार किए जा रहे हैं। अगर नक्सल मुक्त का आप श्रेय लेना चाहते हैं तो मणिपुर का भी श्रेय लीजिए, आदरणीय अमित शाह जी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर दिए गए बयान पर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि देश में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन आस्था का पालन इस तरह होना चाहिए कि किसी अन्य व्यक्ति को असुविधा ना हो। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि सभी को धार्मिक आजादी है और वो जैसा उचित समझे, जो किसी के लिए असुविधा कारक न हो, दोनों के बीच एक सामंजस्य होना चाहिए और हर धर्म का आदर किया जाना चाहिए।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार बढ़ोतरी होने से आम जनता पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बढ़ती कीमतों का असर पेट्रोल पंपों पर साफ दिखाई दे रहा है, जहां लोगों ने जरूरत के अनुसार ही ईंधन भरवाना शुरू कर दिया है। आम नागरिकों का कहना है कि महंगाई से घरेलू बजट प्रभावित हो रहा है, लेकिन देश हित में लिए गए फैसलों का वो समर्थन करेंगे, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता बसंत मिश्रा ने। हफ्ते में दूसरी बार फिर से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, क्योंकि पश्चिम एशिया में तनाव के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आप वाहनों का कम इस्तेमाल करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के। मैं इस समय मौजूद हूँ लालबाग के एक पेट्रोल पंप पर और बात करना चाहेंगे यहाँ पर। सर, पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ रहे हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? ठीक है, मतलब जैसा सरकार कह रही है वैसा करना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई और हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते। जेब पे तो असर पड़ रहा है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल पड़ रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर तो हम लोग का कोई वो नहीं है जोर। पहले पेट्रोल कितने का डलवाते थे, अब कितने का डलवा रहे हैं? शायद 4 रुपये महंगा हुआ है, 3 रुपये। पहले 93 का था, 94 का, अब हो गया है 97 का, 98 का। तो 4 और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये भैया आए हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, क्या कहेंगे? क्या कर सकते हैं सर, जो सरकार जो चाहेगी वही होगा। सरकार की तरफ से जो हुआ है मांग है तो उन्हें तो करना ही पड़ेगा। बजट से तो बाहर है ना, बजट तो धीरे धीरे कम हो रहा है। अब वो तो हो रहा है, लेकिन क्या करें भैया, सब जो सरकार जो चाहेगी वही होगा ना, हम लोगों के हाथ में तो है नहीं। पहले पेट्रोल कितने का बाइक में डलवाते थे, अब कितना डलवाते? पहले हम जो तो ज़्यादा हम डलवाते नहीं, हमारा जो है ज़्यादा जो है वैसे कि 100-200 रुपये तक वैसे नहीं डलाते हैं हम, और जितना रेंज के हिसाब से अपने, उससे ज़्यादा हमारा जो है खपत नहीं है उसकी। ज़्यादा लंबा हम ज़्यादा चलाते नहीं गाड़ी। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भैया बुलेट से चल रहे हैं, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइए सर। डीजल प्रॉब्लम जो है ग्लोबली यही है, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। बड़ा है कभी ना कभी कम भी हो जाएगा, जब वो ना होगा और क्या। पहले भी हुआ है, बड़ा है, कम हुआ है। क्या मोदी जी के साथ हैं जो अपील की थी? वो मोदी जी के हम देश के साथ हैं, मोदी जी वाला कोई नहीं। जहाँ वो गलत हैं उनके गलत में पूरी तरह से हस्तक्षेप है हमारा, और कोई दिक्कत नहीं है हमें फिलहाल इससे। रेट बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं फिलहाल। देखिए, तमाम सारे जो यहाँ पर पेट्रोल डलवाने के लिए आ रहे हैं, उनका यही कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। फिलहाल फर्क तो पड़ रहा है, लेकिन अब वो कर भी तो क्या सकते हैं। वीडियो हरी साथ बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। केंद्र सरकार ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। अब पेट्रोल में करीब 86 पैसे और डीजल में 83 पैसे की वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार ने एक ही हफ्ते में 2 बार ईंधन पर दाम बढ़ाए हैं। पिछले शुक्रवार को भी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में करीब 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। दामों में हुए इस बदलाव के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 98.64 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 91.58 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। देखिए इस पर हमारी रिपोर्ट। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। अब पेट्रोल में करीब 86 पैसे और डीजल में 83 पैसे की वृद्धि की गई है। एक ही हफ्ते में दूसरी बार ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं। पिछले शुक्रवार को भी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में करीब 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। दामों में हुए इस बदलाव के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 93 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 91 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। वहीं एक ही हफ्ते में 2 बार ईंधन के दाम बढ़ाने को लेकर अब सियासी पारा भी हाई होता नजर आ रहा है। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर किस्तों में जनता को लूटने का आरोप लगाया है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों का मिडिल ईस्ट संकट का हवाला देते हुए बचाव किया है। एनडीए नेताओं का कहना है कि खाड़ी देशों में युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बाकी देशों के मुकाबले हमारे देश में फिर भी कम दाम बढ़े हैं। अरे पेट्रोलियम पदार्थ का दाम इसलिए बढ़ा कि खाड़ी युद्ध बंद नहीं हो रहा है। भारत की सरकार ने भरसक प्रयास किया है कि नियंत्रण रहे, दाम न बढ़े। दुनिया के कई देशों में बहुत पहले कीमत बढ़ चुका है। राष्ट्रहित में
हम ये कहेंगे कि पश्चिम एशिया संकट के वजह से दुनिया के अनेक मुल्कों में जो परेशानियां पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों को लेकर के हुई, उनकी उपलब्धता को लेकर हुई, भारत सरकार ने जो प्रबंधन किया है, जो नीतिगत निर्णय लिए, लोगों को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। अब ये मामूली बढ़त है और देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। छोटी मोटी कठिनाइयों को जनता संभाल लेगी। बता दें कि हाल ही में पीएम मोदी ने देशवासियों से तेल बचाने, सोना ना खरीदने और विदेशी यात्रा पर रोक लगाने की अपील की थी, जिसके बाद पहले दूध के दाम बढ़ाए गए और उसके बाद 2 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। अब रुक कर लेते अगली खबर की। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मैं आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करता हूं। हमारी संस्था लोक अभियान कई वर्षों से आवारा कुत्तों से लोगों को होने वाली समस्याओं पर काम कर रही है और लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। महत्वपूर्ण बातें कही हैं। सबसे पहले तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों की समस्या पर आज जो ऑर्डर दिए हैं, मैं उसका स्वागत करता हूँ। हमारी संस्था लोक अभियान पिछले कई सालों से आवारा कुत्तों के कारण जो लोगों को समस्याएं हो रही थी उस पर काम कर रहे थे और हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़े महत्वपूर्ण बातें कही हैं। सबसे पहले तो उन्होंने 7 नवंबर 2025 का उनका जो आदेश था उसको बदलने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा वो ऐसा का ऐसा लागू होगा और अगर उसके लागू होने में किसी ने भी कोई रुकावट की तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर से आदेश था कि जो आक्रामक और जो रेबीज वाले कुत्ते हैं इनको बाड़ों के अंदर भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी इंस्टीट्यूशनल एरिया, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो अपार्टमेंट्स हो, कोई भी इंस्टीट्यूशनल सार्वजनिक स्थान है, वहाँ पर अब कुत्ते नहीं रह सकते और उसको निकालने के बाद उनको वहीं नहीं छोड़ा जाएगा, उनको शेल्टर होम में बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि सड़कों के ऊपर आप कुत्तों को खाना नहीं डाल सकते हैं ऐसे ही, और सिर्फ डेजिग्नेटेड प्लेसेस के ऊपर ही आवारा कुत्तों को खाना दिया जा सकता है। जी, अब रुक कर लेते अगली खबर की। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जनता के लिए सहयोग पोर्टल लॉन्च किया, जिसके तहत बिहार में अब अगर 30 दिन में शिकायत का हल नहीं निकला तो 31वें दिन संबंधित अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। एनडीए नेताओं ने सम्राट चौधरी के इस फैसले को समृद्ध और विकसित भारत के लिए बहुत जरूरी बताया। एनडीए नेताओं ने मुख्यमंत्री के इस फैसले की सराहना भी की है। बिहार की सम्राट सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर और फिर अवैध अतिक्रमणों पर लगातार बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। ऐसे में अब सीएम सम्राट चौधरी ने एक और बड़ा ऐलान किया है। बिहार में अब अगर 30 दिन में शिकायत का हल नहीं निकला तो 31वें दिन संबंधित अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। सीएम सम्राट चौधरी ने सहयोग पोर्टल और सहयोग हेल्पलाइन नंबर 1100 जारी कर लोकार्पण किया है। इस दौरान सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत बिहार सरकार आम नागरिकों की समस्याओं को प्रभावी एवं समयबद्ध तरीके से समाधान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है और हम लोगों ने ये तय किया है कि अब पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर लगाकर समस्याओं का निपटारा 30 दिन के अंदर किया जाएगा। और यदि 30 दिन में आपके समस्या का समाधान उस ऑफिसर ने नहीं किया, 31वें दिन वो स्वतः निलंबित करने का आदेश दिया जाएगा। एनडीए नेताओं ने सीएम सम्राट चौधरी के इस फैसले को समृद्ध और विकसित बिहार के लिए बहुत जरूरी बताया है। एनडीए नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री ने ये बहुत अच्छा फैसला लिया है। अब आम नागरिक का एनडीए सरकार पर भरोसा और भी ज्यादा मजबूत होगा। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी ने एक बहुत ही उचित निर्णय लिया है बिहार के हित के लिए, बिहार के जनता के हित के लिए। अब सहयोग शिविर के माध्यम से पंचायतों में सहयोग शिविर लगेंगे और जो भी कंप्लेन होगा
उसका निष्पादन किया जाएगा 30 दिन के अंदर। जो नहीं निष्पादित अधिकारी करेंगे, दोषी पाए जाएंगे, वो स्वतः सस्पेंड हो जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि आज से प्रारंभ हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद भी जा रहे हैं और सारे मंत्रियों को उन्होंने भेजा है। शासन की जो बिहार की लंबे समय से यात्रा रही है, नीतीश कुमार जी ने कुछ मूल्य स्थापित किए। भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस की जो आधिकारिक नीति है, वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और ये एक बड़ी कार्रवाई है, ये एक बड़ा फैसला है और स्वयं उनका एक कैंप में उपस्थित होना निसंदेह ये संदेश है कि अगर निर्धारित समय सीमा के अंदर लोगों के काम नहीं हुए तो इसके जो दूरगामी नतीजे हैं वो भुगतने के लिए अधिकारियों को तैयार रहना होगा। बता दें कि आईटी विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय के डैशबोर्ड में ऐसी व्यवस्था की गई है जहां 30 दिन की समय सीमा खत्म होते ही 31वें दिन सिस्टम से ही ऑटोमेटिक सस्पेंशन का आदेश जनरेट हो जाएगा। लापरवाही रोकने के लिए अधिकारियों को 3 बार अलर्ट किया जाएगा। आवेदन मिलने के 10 दिन के अंदर पहला नोटिस, 20 दिन पूरा होने पर कार्य निष्पादन के लिए दूसरा नोटिस, 25वें दिन अंतिम और तीसरा नोटिस जारी किया जाएगा। साथ ही हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को पंचायत स्तर पर जन समस्या निवारण के लिए सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।